ऑपोजिशन में मुझे नहीं लगता एमएलए कुछ ज़्यादा काम कर भी सकता है लोगों के, क्योंकि हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, बोलबाला नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। कॉन्स्टिट्यूंसी में वेव क्या चली कि हमने हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है, हिंदू तत्व को बचाना है, मतलब हिंदू खतरे में है, बीजेपी को वोट देना है और आपने हिंदू तत्व को बचाना। हमारे लोग गरीब लोग हैं, उनको लगता होगा सच में हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो हम बच जाएंगे। मेरा मुकाबला किसी एमएलए के साथ नहीं था, जो किसी कैंडिडेट के साथ नहीं था भारतीय जनता पार्टी। मेरा डायरेक्ट मुकाबला सेंटर की हुकूमत के साथ था। कितना पैसा दिया वोट को खरीदने के लिए, पर जो ठाकुर यशुवर्धन सिंह को वोट 21,000 वोट पड़ा है, उसमें से एक भी वोट बिकाऊ नहीं है। एमएलए को उठा के असेंबली से बाहर फेंका जा रहा है, वो लोगों की डेवलपमेंट क्या करेगी। आप देख रहे न्यूज़ टच एशिया, मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यशुवर्धन ठाकुर। इनने इस बार जो है कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट किया। क्या कुछ वजूहत रही वहां पर हारने की, हालांकि अच्छे खासे वोट जो है इन्होंने हासिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की वेव भी थी, कहां पर कमजोरी रही? और कालाकोट हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है और आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको शायद पता होगा कि 2020 में यहाँ पे डीडीसी का चुनाव हुआ, वहां पे कालाकोट एक खाली अकलौती कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहां पे हमने क्लीन स्वीप की, 3 की 3 सीटें हमने जीती और 2 सीटें मैंने अपने घर से जीती, मतलब मेरी मदर जीती और छोटे चाचा डीडीसी मेंबर बने वहां से। डीलिमिटेशन में इन्होंने कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी का 35,000 वोट निकाल के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया और सुंदरबनी को कालाकोट से लगा दिया। तो ये जो डीलिमिटेशन कमेटी जो इन्होंने फ्रेम की थी, इस वजह से ये डीलिमिटेशन में नया एरिया लगा, सुंदरबनी का एरिया लगा। लोगों में गुस्सा बड़ा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक सुंदरबनी का कुछ किया नहीं, पर अंत में लोगों ने फैसला किया और सुंदरबनी के काफ़ी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। मैं आपको पता, मैं ऐसा सियासतदान नहीं हूँ जो वोटों की सियासत करता हूँ। मैंने ये जो डिसीजन लोगों ने लिया, मैंने इसका भी वेलकम किया और मैंने इसको पॉजिटिव वे में लिया और हमने इस चीज़ को सोचा कि हम में ही कुछ कमियां होगी, हम इसको सुधारेंगे अगली बार, और अगली बार बहुत बेहतर सिचुएशन से अगली बार इलेक्शन लड़ने आएंगे और जो हम में गलतियां वो सुधारेंगे। अगर देखो जी, अगर सियासतदान लोगों को बोलेगा कि उनमें गलती है तो फिर वो सियासतदान नहीं है। अपनी गलती निकालनी है, अपने में खामियां निकालनी है। क्या पता हम में कुछ कमी रह गई हो कि सुंदरबनी के लोगों का या कालाकोट के कुछ लोगों का हम दिल नहीं जीत पाए। मुझे खाली इस चीज़ का अफसोस है, मुझे इलेक्शन हारने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने 21,000 से ऊपर वोट लिया है और जम्मू में जितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनमें सबसे ज़्यादा वोट एज ए हिंदू कैंडिडेट मैंने लिया है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। और साथ में जितने एमएलए भी जीते हैं उनसे भी काफ़ी 30-35 एमएलए से ज़्यादा वोट मैंने लिए है जो एमएलए जीते के आए हैं। तो आप एक चीज़ देखिए कि मेरे साथ काफ़ी लोग हैं, लोगों ने मेरे पे काफ़ी यकीन दिलाया। पर जब ऐसी मुहिम चलती है तो आपको बीजेपी ने वहां पर हिंदू मुसलमान की कोई मुहिम, तो वही तो कारण रहा। मैं आपको वही तो बात बताने लगा हूँ कि जो मेरा एरिया है वो पार्लियामेंट्री जम्मू में आ जाता है। सुंदरबनी वाला कालाकोट अलग था। जो कालाकोट से ऊपर वाला एरिया है, जो मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो अनंतनाग के साथ थी। तो वहां पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वेव क्या चली कि हमने हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है, हिंदू तत्व को बचाना है, मतलब हिंदू खतरे में है। और कम से कम मैं हैरान होता हूं कि लास्ट के 1 हफ्ते में 500 लेडीज आई जो जम्मू कश्मीर की नहीं थी, हिंदुस्तान से आई, जिन्होंने घर घर जाके वोट किया कि आपने बीजेपी को वोट देना है और आपने हिंदू तत्व को बचाना है। जगह जगह लेडीज को बोला। तो आपको पता, हमारे लोग गरीब लोग हैं, उनको लगता होगा सच में हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो हम बच जाएंगे। तो लोगों ने उस वेहम किया, तो इन्होंने ये कार्ड यूज किया। दूसरा तो आप डीलिमिटेशन वाली बात मैंने आपको बताई, जो डीलिमिटेशन कमेटी में, और मैं आपको आज भी बोलता हूँ, मेरा मुकाबला किसी एमएलए के साथ नहीं था, जो किसी कैंडिडेट के साथ नहीं था भारतीय जनता पार्टी। मेरा डायरेक्ट मुकाबला सेंटर की हुकूमत के साथ था। क्योंकि देखो वहां पे बड़े बड़े मंत्री को बुलाया गया मुझे हराने के लिए, राजनाथ सिंह जी खुद आए वहां पे। उसके बाद कितना पैसा लगा, और आप कभी ग्राउंड रियलिटी में आप जाके, आप ज्यादा मीडिया के एक्सपर्ट है, कितना पैसा दिया वोट को खरीदने के लिए। और जो ठाकुर यशुवर्धन सिंह को वोट 21,000 वोट पड़ा है, उसमें से एक भी वोट बिकाऊ नहीं है। ये मेरे वालिद साहब का वोट है, ये मेरी मेहनत का वोट है, ये मेरे घर वाले, मेरी मदर डीडीसी अनीता ठाकुर जी का वोट है, ये मेरे चाचा रमेश्वर जी की मेहनत का वोट है, और मेरे पार्टी के वर्करों का वोट है। इसमें एक भी वोट बिकाऊ नहीं था। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं आपको सच बात बताता हूँ कि मैं जब इलेक्शन के लास्ट के दिन चल रहे थे ना, तो मैं ऊपर वाले को याद कर रहा था खाली। मैंने कहा अगर ठाकुर यशुवर्धन सिंह को लोगों ने असेंबली में भेजना होगा तो इज्जत से भेजेंगे, पैसा बांट के या पैसा खर्च के मुझे एमएलए नहीं बनना, क्योंकि मैं करप्शन कर नहीं सकता।
मैं चोरी कर नहीं सकता, मैं रिश्वत खा नहीं सकता, ना मेरे वालिद ने खाई, ना मैं खा सकता हूँ, ना मेरी मदर खाती है, ना मेरे चाचा ठाकर रमेश्वर सिंह खाते हैं। जिसमें पैसा खर्चा हो 8-9-10 करोड़ रुपए एक इलेक्शन के लिए, तो वो तो पैसा पूरा करने के लिए जाएगा ना अपने अगले सिस्टम के लिए। मतलब आप बीजेपी लीडर पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो इल्जाम क्या, ये पता है सबको इल्जाम के, सारे बच्चे को काला कोट सुंदर बनी के पता है कि पैसों पे वोट दे के इन्होंने वोट खरीदा और मुझे हराने की कोशिश की। मेरे पास इतना सरमाया नहीं था क्योंकि मेरे वालिद साहब अमीर रहे, अपना ईमानदार है, तो उन्होंने कभी पैसों की तरफ नहीं देखा और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि पैसों से ही एमएलए बना जाता है। तो जिस एमएलए देकर लोगों को से वोट लिए, आपको लगता है वो डेवलपमेंट करेगा वहाँ पर? वो तो फिर अब आपको वक्त बताएगा और वो लोग बताएंगे कि उनसे क्या होता है। ऊपर से वो ऑपोजिशन में चले गए हैं। अब ऑपोजिशन में मुझे नहीं लगता एमएलए कुछ ज़्यादा काम कर भी सकता है लोगों के, क्योंकि हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, बोलबाला नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। जितने काम में एज एमएलए बने बिना भी लोगों के कर सकता हूँ, कुछ लिमिट तक कर सकता हूँ, पर कर सकता हूँ मैं अपने लोगों के काम। अपने वर्करों को मैं, जो वर्करों ने मुझे वोट दिया, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, मैं उनके सेफगार्ड कर सकता हूँ, उनका ध्यान रख सकता हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है और मेरा इंसानी फ़र्ज़ है कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया मुझे उनका ध्यान रखना है और उनके मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक कोई शिकायत मेरे लोगों की नहीं आई। जहाँ परेशानियाँ आती है तो मैं अपने लोगों के काम कर रहा हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे तहसील लेवल पे हो, चाहे उनके डेवलपमेंट का काम हो, चाहे उनकी रोड की कोई प्रॉब्लम हो। अभी भी मेरी मदर डीडीसी कालाकोट है, मेरे चाचा डीडीसी डांगरी है, मेरी बहन शमीमा अख्तर डीडीसी मोगला है, तो डीडीसी की पावर अभी भी हमारे पास है। मेरे रखे हुए हैंडपम्प अभी भी लग रहे हैं, मेरी रखी हुई रोडें अभी भी वहाँ चल रही है जो मेरी मदर ने रखी हुई है। असेंबली में जिस तरह से हमने हंगामा देखने को मिला, 4 से 5 दिन 6 दिन सेशन चला, वहाँ पर हंगामा और बीजेपी ने यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया, बोला नेशनल कांफ्रेंस ने वहाँ पर जो स्पीकर बनाया उसने एजेंट की तरह काम किया, एजेंट का रोल जो है प्ले किया, वो स्पीकर नहीं था। क्या कहेंगे आप? सर ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है हमारे स्पीकर साहब के बारे में, ऑनरेबल स्पीकर साहब के बारे में। एक तो उनको स्पीकर जो होता है ना, वो उस हाउस का बॉस होता है उस वक्त में। अगर इन लोगों को कानून का पता हो, इनमें से जो एमएलए बन के आए हैं कुछ नए हैं, उनको ये कानून का नहीं पता है। दूसरी बात, स्पीकर के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी देना इनका फर्ज नहीं बनता है। दूसरी बात, और जो हमारे स्पीकर राठौर साहब बने हैं वो 7 से 8 बार एमएलए बन के आए हैं। मुझे लगता नहीं इनका इतना, ये पैदा भी नहीं तब हुआ होगा तब उन्होंने एमएलए बनना शुरू किया था। तो इतनी बड़ी टिप्पणी करना और एक ही एजेंडे को उठाना, मुझे बताओ ये 4 दिन की असेंबली चली, अगर ये भी अपने लोगों के लिए बात करते ना जिन्होंने वोट दिया था। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने बात की ना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, इन्होंने तो खाली टेबल पे छलांग मारे। और मुझे बताओ नेशनल प्रेम्बर पे कौन चढ़ता है टेबल के ऊपर, पैर कौन रखता है? इन्होंने रखा। मैं स्पीकर गैलरी में बैठ के देख रहा था, इन्होंने वहां नाच कर गया और उठा के इनको बाहर फेंका गया। तो मुझे बताओ जिन एमएलए को उठा के असेंबली से बाहर फेंका जा रहा है, वो लोगों की डेवलपमेंट क्या करेंगे? वो लोगों के काम कब करेंगे? वो अपने वर्करों को क्या बचाएंगे? जिनके एमएलए का ये बुरा हाल है तो वो अपने वर्करों का क्या काम करेंगे? जब अपने वर्करों को कहाँ थाने से बचवाएंगे, कहाँ उनकी मुश्किलात को दूर करेंगे? हाँ, प्रोटोकॉल ठीक है, सरकारी जिप्सी मिल गई हुई है, कार्ड मिल गया हुआ है, काफिला चलाओ, सायरन बजाओ। मेरे वालिद ने आज तक ना कोई काफिले चलाए, ना मेरे वालिद ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी सायरन बजाया। मेरे वालिद साहब भी 2 बड़े एमएलए रहे हैं वहाँ से, 3 साल मिनिस्टर का प्रोटोकॉल रहा उनके पास। जब वो मंत्री थे तब उनकी मजबूरी होती थी कि ये जिप्सी साथ रखना, क्योंकि कश्मीर में उस टाइम बहुत खतरा होता था, तो तब उनको एज ए सिक्योरिटी देना। बट एज एमएलए उन्होंने कभी भी सिंगल पीएसओ से ज़्यादा अपने साथ नहीं रखा। सिंगल पीएसओ लेके जाते थे और उनका एक कहना था कि अगर ज़्यादा सिक्योरिटी में साथ रखूंगा तो मेरे लोगों को मुझसे मिलने में दिक्कत आएगी, और मेरे लोग जो वर्कर है, जिन लोगों ने मुझे इस कुर्सी में बिठाया, मैं उनसे रूबरू नहीं कर पाऊंगा। और ये सही बात है, अगर अपने लोगों से रूबरू करना है तो डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और ये इन लोगों ने पहली बार पावर देखी है, तो इनको शो को अभी पूरा करने दो। ये प्रोटोकॉल का, इनको प्रोटोकॉल में रहने दो। कामों के बारे में 5 साल तक खत्म, 5 साल खत्म हो जाएगी, प्रोटोकॉल ही नहीं समझ पाएगी। रेजोल्यूशन आपने लाया 370 और 35 पर, बीजेपी कह रही है एंटी नेशनल एजेंडा है, और दूसरी बात बीजेपी ये भी कह रही है कि 7 जनवरी तक नेशनल कांफ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर में कभी 370 बहाल नहीं कर सकती। देखो, वो तो बीजेपी तो हमेशा ऑपोजिट बोलेगी। अब 2-3 स्टेटों में इलेक्शन है, अब उन्होंने तो इलेक्शन के लिए वोट बटोरने हैं। अब मुझे बताओ, बीजेपी ने तो ये भी बात बोली थी कि आप, ये मैंने नहीं बोला, फिर आप बार बार बोलोगे कि ठाकुर यशोवर्धन सिंह बोलता है। इलेक्शन चुनाव से पहले ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारे भी होम मिनिस्टर है, उन्होंने बोला था कि इलेक्शन के तुरंत बाद ही हम स्टेट का दर्जा वापस दे देंगे। तो आज 1 महीना हो गया है, अभी तक स्टेट की कोई बात नहीं हो रही।
पार्लियामेंट लगा ही नहीं दोबारा। लगेगा पार्लियामेंट, बात तो चले ना, चर्चा तो चले, कोई बात तो चले स्टेट की, कोई बात तो हो कि स्टेट देनी है नहीं देनी है, कब देनी है, लोगों को दिल में खुशी तो हो। तो दूसरी बात इन्होंने बोला था ना, आप बोलोगे मैंने बोला, मैंने, इन्होंने ही बोला ना, ये पहले अपने वादे पूरे करे, उसके बाद जो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादे बोले हैं वो पूरे करेगा। उसमें से आपने शायद कल देख लिया होगा, 1 महीने के अंदर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जो वादे किए थे उनमें से कुछ वादे उन्होंने निभाए और काम शुरू किया। अभी 1 महीना हुआ, 5 साल बाकी। माध्यम से जनता से पूछना है कि क्या हम स्टेटहुड हमारे मतलब स्टेटहुड हम डिजर्व नहीं करते हैं? क्या हम जम्मू के लोगों के लिए आवाज़ उठाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है? मुझे बताओ, ये लोग कहते थे हम जम्मू के ठेकेदार बने, यहीं काफ़ी लोग थे जो जम्मू के ठेकेदार बनते थे। आज मैक्सिमम वोट जम्मू में बीजेपी को आया है, पर आज भी किसी ने बीजेपी के बारे में नहीं जम्मू के बारे में किसी ने सोचा। एक वाहिद उमर अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने दरबार मूव की बात की। अब मुझे बताओ, अगर दरबार मूव जम्मू में होगा तो जम्मू के लोगों को फायदा है ना, जम्मू के व्यापारियों को फायदा है ना, जम्मू की होटल इंडस्ट्रीज को फायदा है ना, जम्मू के जो रघुनाथ बाजार में जो लोग बैठे उनको फायदा है ना, जम्मू के लोगों को फायदा है, चाहे उन्होंने वोट किसी और भी पार्टी को दिया। पर हमने तो जम्मू के लोगों के लिए सोचा। जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठते हैं, जब एक ऐसी पोस्ट में बैठते हैं, तो आप पूरे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होते हैं। आप जम्मू कश्मीर के जिन लोगों ने आपको नहीं भी वोट दिया, आपने उनके बारे में भी सोचना है कि अगली बार अगर हम आज उनका दिल जीतेंगे ना, हो सकता है उनका दिल थोड़ा सा हो जाए कि अगली बार हमें वोट मिल जाए जम्मू से ज्यादा। अच्छा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या उम्मीदें हैं आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कब तक जो है वो रियासत का दर्जा बहाल करेगी? जनाब, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द हो, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी पे डिपेंड है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल प्राइम उनका होम मिनिस्टर साहब का इतना बड़ा बयान है, वो तो ऑन रिकॉर्ड में है कि हम इलेक्शन के बाद जल्द से जल्द हम दे देंगे। अब जल्द से जल्द 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, जैसे आपने बोला। तो अब उसका वेट कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं। अगर इनके होम मिनिस्टर साहब का बयान गलत हो सकता है तो फिर क्या आप उम्मीद रख सकते हो? क्या ये जो एमएलए बैठे हैं, क्या ये लोगों की डेवलपमेंट कर सकते हैं?